देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर और इसके आसपास के इलाकों में 31 जनवरी तक के लिए सभी टेलीकॉम सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। यानी कल तक इन इलाकों में फोन, इंटरनेट की सेवा नहीं मिल सकेगी। इससे पहले टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर केवल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। उधर सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करने के फैसले को लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करने के पीछे का मकसद यही है कि बीजेपी वालों की हिंसा को छुपाया जा सके। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार से बातचीत को लेकर कहा कि बातचीत सरकार की तरफ से बंद की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहे गोलियां चलवा ले, हम नहीं उठेंगे और सरकार को किसानों की शक्ति के बारे में पता नहीं है। अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना को सरकार मानना चाहती है और इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती है। कल भी काफी पत्थरबाजी और तमाम सारी चीजें हुई। गाजीपुर में भी आज आए हैं, यहाँ पर जगह खाली करने के लिए बोला गया था, डीएम की तरफ से नोटिस आया था, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम हर तरह से मुकाबला करेंगे। हम कहीं जगह खाली नहीं करेंगे। हम मरेंगे यहीं पे शहीदियां देंगे, लेकिन जगह खाली नहीं करेंगे। क्योंकि जो आखिरी वार्ता हुई थैंक यू। ये कहा था कि तारीख आप लोग देंगे, किसान देंगे। नहीं, हमने कोई तारीख नहीं दी, ना कोई तारीख देने की बात थी। हमारी तरफ से वार्ता बंद भी नहीं हुई, वार्ता बंद उनकी तरफ से हुई है और जब वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। फिर हल कैसे निकले ये नहीं समझ आ रहा अभी, क्योंकि बात नहीं होगी तो आगे बात बढ़ेगी कैसे? हमने बात करनी कब मना की? एमएसपी से वो इनकार कर गए, कानून वापस लेने से वो इनकार कर गए। बातचीत के हम मत्था टेकने के लिए जाएं, जब वो करते नहीं, जब वो आगे बढ़ते ही नहीं। हम कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, वो उस बात ही नहीं करना चाहते, बार बार टालते हैं। 10 बार हमने बात चला ली है। अमित शाह जी कहते हैं हम तो एमएसपी तो दे ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ वो रोज टेलीविजन में बयान देते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं। ये दोगली कैसे है? लेकिन क्या कोई संगठन या कोई पदाधिकारी बात करने की कोशिश कर रहा है सरकार से कि एमएसपी या कानून को लेकर कोई तो बात आगे बढ़े? हमने बात करी थी, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने उनकी तरफ से बंद हुई है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। जो परसों रात को यहाँ हुआ था उस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि देखिए अब भीड़ बढ़ रही है, परिवर्तन दिख रहा है, फिर से वापस ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, अभी उनको किसानों की ताकत नहीं पता। वो देश से टक्कर ले रहे हैं। देश से एक पार्टी, एक सरकार देश से टक्कर ले रही है। और जब मामा की बात तो राजा होता है, सरकार होती है। जब वही करोड़ हो जाए, वही अपनी जनता को, तो ये कोई लोकतंत्र। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे। इंटरनेट सेवाएं आंदोलन स्थल पर बंद की गई हैं, ऐसे में क्या किसानों का रुख अब और भी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से जोर पकड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों का मैसेज है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सीधे सीधे कहे सोशल मीडिया को आवाज जो है उसकी आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन दोबारा रुख पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। राजमियां और इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम किसानों से बातचीत का जो दौर है वो जारी है। जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है किसानों को, यानी कि 1.5 साल के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसे कृषि कानून को रोकने के लिए, वो वापस नहीं लिया गया है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ किसानों के और प्रधानमंत्री के बीच में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, और अगर फोन कॉल चला जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद जो है वो बड़ी हो जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है, किसान चाहते हैं अभी भी कृषि कानून को वापस किया जाए, मगर 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। और जो दिल्ली हिंसा देखने को मिली, यानी कि सीधे सीधे कहें तो लाल किले की जो हिंसा देखने को मिली थी, वो भी कहीं ना कहीं किसानों की जो शान थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डूबी जरूर है। मगर दोबारा से जब किसान वापिस आ रहे हैं सीमाओं पर, और यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिद्दीपुर बॉर्डर की बात करें, तो लगातार किसानों का आना लगातार जारी है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अब किसानों का जो प्रेशर है वो सरकार पर नजर भी आने लगा, क्योंकि जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है विपक्ष ने लगातार उठाने की कोशिश करी है, और उनकी जो आवाज पहुंचने के साथ साथ सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर बना है। जी
बिल्कुल, सरकार के ऊपर दबाव यहां पर बनाने की कोशिशें जो हैं सफल होती हुई नजर आ रही हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं राजीव कि सरकार की तरफ से जो है बातचीत बंद की गई है। अब हम वहां जाकर क्या करेंगे? जब तक सरकार की तरफ से बुलावा नहीं आएगा बातचीत के लिए, हम नहीं जाएंगे और किसी तरह से आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि बस एक फोन कॉल की दूरी है। क्या किस तरह से इसे समझा जाए? क्या दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं कि पहले एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से हमें बुलावा आए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें गुरनाम सिंह की, तो गुरनाम सिंह ने भी कहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत का दौर बंद किया गया है। यानी कि सीधे सीधे कहे तो 11वें दौर की जो बैठक हुई थी उसके अंदर उसके बाद की जो डेट थी, यानी कि जो बैठक की तारीख होनी चाहिए थी वो तय नहीं की गई थी और अभी तक वो तारीख तय भी नहीं की गई है। मगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है और कहीं ना कहीं वो दूरी अभी तक कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से सरकार ने अब स्पष्ट कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों से वो दूर नहीं है, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है और वो दूरी भी कुछ ही समय की और ज्यादा समय की नहीं है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार ने कहा है कि खुद जो प्रस्ताव दिया गया था किसानों को, वो प्रस्ताव अभी वापस नहीं लिया गया है। बातचीत का दौर बिल्कुल हो सकता है, मगर देखना होगा किसान पहल करते हैं या फिर सरकार पहल करती है। मगर जिस तरीके से लगातार गुरनाम सिंह की बात करें या फिर सरकार की बात करें, यानी खुद नरेंद्र मोदी जी की बात करें, दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ से पहल हो, मगर पहल कौन करेगा ये देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, पहल कौन करेगा ये सबसे ज्यादा अहम है और देखने वाली बात रहेगी। अब बात अगर गाजीपुर बॉर्डर की कर लें तो वहां के जो डीएम है, गाजियाबाद के डीएम, उन्हें आदेश दिया गया था कि आप इस बॉर्डर को खाली करवाएं। तो क्या डीएम अपने आदेश पर अभी भी बने हुए हैं और क्या लगातार कोशिशें जारी हैं कि उस बॉर्डर को हर हाल में जो है खाली करवा लिया जाए? देखिए बिल्कुल राय, जिस तरीके से बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां पर डीएम को जरूर ऑर्डर दिया गया था कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जाए किसानों से। मगर जिस तरीके से डीएम को ये सख्ती से पालन करने के लिए नहीं कहा था, कि सिर्फ इतना कहा था कि आप किसानों को हटाएं और समझा बुझाकर, ना कि कोई हिंसा करके। मगर जिस तरीके से बात करें डीएम की, तो डीएम ने भी कोशिश करी थी, जो कहीं ना कहीं जो किसान संगठनों के नेता थे यानी राकेश टिकैत, उनको भी समझाने की कोशिश करी थी, दिल्ली पुलिस ने भी समझाने की कोशिश करी, मगर अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में है और किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आते जा रहे हैं, यहाँ तक कि और बॉर्डरों की तरफ भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है सरकार को, मगर सरकार के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दोबारा से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो हमला है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर भरपूर नजर आ रहा है। मगर 1 तारीख को जो आम बजट पेश होना है, सबसे बड़ी मुश्किलें आम बजट के अंदर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के आम बजट पेश करेगी और विपक्ष हमला करेगा किसानों की आवाज को लेकर और आम जनता की आवाज को लेकर, तो देखना होगा 1 तारीख का बजट जो है वो सरकार किस तरीके से पेश कर पाती है। मगर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम किसी भी पार्टी के नेता से बातचीत करने के लिए तैयार है, यहां तक कि बातचीत का दौर बंद नहीं किया गया, चाहे वो किसानों के संगठन बैठे हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि जो हमने प्रस्ताव दिया उस पर मुद्दे टू मुद्दे यानी बात करने के लिए तैयार है और लगातार हर मुद्दे पर बात करी जाएगी। से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है वो बातचीत के लिए दौर पे तैयार है, मगर सरकार पहल करेगी या किसान पहल करेंगे ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, ये बताया जा रहा है कि धरना स्थल पर फिलहाल बिजली पानी की सुविधा भी बंद कर दी गई है। राजीव, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी वहां पर पानी और बिजली की सुविधाएं जो है दोबारा शुरू नहीं की गई हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर जो हमने देखा था, यानी 26 जनवरी की रात को देखा था कि बिजली काट दी गई, पानी की सुविधाएं जो थी वो बंद कर दी गई और लगातार ये सिलसिला भी देखने को मिला था कि लगातार कहीं ना कहीं कभी किसी बॉर्डर पे यानी कि पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी, कभी बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी। कोई ना कहीं किसानों को तंग करने के लिए कोशिश किया था और किसानों की तरफ से भी साफ कहा गया कि सरकार हमें जबरन हटाना चाहती है, यानी इस तरीके की जो टॉर्चरपन दे रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि सरकार के जो किसान है उनकी आवाज दबे और किसान वापस चले जाएं। मगर अब किसानों की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है वो नहीं हटेंगे। पंजाब की तरफ से भी कहा गया है किसान लगातार आएंगे, चाहे वो एक घर का एक व्यक्ति ही किसानों की संगठन के लिए आए, मगर आएगा जरूर। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना 1500 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है वहां से। मगर लगातार कहीं ना कहीं हर राज्य की तरफ से बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम किसानों के समर्थन में लोग उतरते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार के ऊपर प्रेशर पहले नजर आ रहा था वो प्रेशर अब दोबारा से नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के साथ अब सरकार भी सख्त होती हुई दिख रही है और वहीं किसानों ने भी दो टूक कह दिया है कि जब तक कि सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता एक बार नहीं खोला जाएगा हम तब तक ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारी तरफ से बातचीत के लिए पहल नहीं की जाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि दोनों पक्षों में से बातचीत के लिए पहल कौन करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कथित शिवसेना सैनिक हाथ में बंदूक लिए ओवरटेक करता नजर आ रहा है। ये वीडियो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का है और शख्स हाथ में बंदूक लिए ओवरटेक कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स हाथ में बंदूक लिए गाड़ी से झांक रहा है और ओवरटेक कर रहा है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया है। इम्तियाज ने ट्विटर से इस वीडियो को शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र पुलिस को भी टैग किया। शिकायत मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इम्तियाज जलील ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि यह वीडियो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का है। कार के पिछले हिस्से पर शिवसेना पार्टी का लोगो लगा हुआ है। इस लोगो से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार में बैठे लोग शिव सैनिक होंगे। इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर लिखा कि कार के पीछे लगा स्टिकर सब कुछ बता रहा है। कार में शिव सैनिक यात्रा करते समय अपने रिवॉल्वर की ब्रांडिंग कर रहा था। देखिए, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का एक वीडियो हमारे ही औरंगाबाद के अखिल सागर बुडी लाइन के अंदर जो सागर होटल है वो और उनके साथ उनकी फैमिली गाड़ी में जा रही थी। उस वक्त लोनावाला के करीब, मुंबई से पुणे आते वक्त लोनावाला घाट के करीब ट्रैफिक जैम था और वहाँ पर ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी के पीछे ही इनकी गाड़ी थी और सामने वाली गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग रास्ता बनाने के लिए हाथ में बंदूक लेकर लोगों को डराकर अपना रास्ता बना रहे थे। ये इतने डर गए थे दूसरे लोग कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये लूटने के लिए तो नहीं निकले हैं। हैरानी की बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा था वो बंदे के हाथ में भी एक पिस्टल थी और जो पीछे बैठा हुआ था वो भी एक बंदूक बाहर निकालकर ट्रक ड्राइवर्स, दूसरे गाड़ियों वालों को धमका रहा था कि तुम रुको, हमको जाना है करके। हमको ये पूछना है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या गुंडा राज चल रहा है? जो गाड़ी, ये जरा बाहर चले जाइए, चलिए बाहर। जो गाड़ी थी उस गाड़ी के पीछे अगर आप देखेंगे तो शिवसेना का लोगो है। मुझे नहीं मालूम कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन शिवसेना का अगर लोगो लगा है तो मैं यही मानूंगा कि वो शिवसेना का लोगो है। नंबर भी साफ तरीके, ये घटना होने पता राज्य मंत्री ने कहा कि अब कहीं इंक्वायरी साफ दिख रही है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई। तो सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें एक कथित शिव सैनिक हाथ में बंदूक लिए ओवरटेक करता नजर आ रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक शिव सैनिक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सरेआम तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है इस वीडियो को लेकर? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई पुणे हाईवे 17 का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एमआईएम नेता जलील ने सीधा हमला किया है, उन्होंने कहा है कि क्या इस पूरे मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गंभीरता लेंगे, क्योंकि जो वाहन देखे जा रहे हैं वो साफ तौर पर उस वाहन पर शिवसेना का स्टिकर लगा हुआ है, भाऊ नाम शब्द लिखा हुआ है और जिस तरीके से ड्राइवर और उसके बैठे हुए पीछे वाली सीट से जो तमंचा दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से हाईवे पर ओवरटेक किया जा रहा है, ये वीडियो मानो की चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक गृह मंत्री जो है, बिल्कुल मुरारी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। मुरारी, तुरंत लौट रहे हैं आपके पास, आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि मुंबई पुणे हाईवे का बताया जा रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक कार में बैठा शिव सैनिक अपने हाथ में तमंचा लिए हुए ओवरटेक कर रहा है और इस वीडियो पर इस समय बवाल मचा हुआ है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि जो ये शख्स है, क्या इसकी जानकारी हो गई है पुलिस को? क्या इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कौन है? तमाम जानकारी क्या पुलिस के पास पहुंच गई है अभी या नहीं? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने बताया कि हाईवे पर लगे उन तमाम सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनकी शिनाख्त की जा रही है, जबकि वीडियो में 3 से 4 लोग उस वाहन में दिख रहे हैं। 2 तमंचा जो है कि लहराया जा रहा है और ओवरटेक किया जा रहा है, जिसे लेकर के ट्रैफिक पुलिस उन तमाम सिग्नलों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर जहां पर फ्लाईओवर है, ऐसे जगह से सीसीटीवी फुटेज जमा किए हैं, शिनाख्त की जा रही है। ट्रैफिक विभाग अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि काफी जो है कि गलत हुआ है। इसे लेकर के ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। बहुत जल्द ही इन लोगों की शिनाख्त की जाएगी। सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो तमंचा उसमें लहराया गया था, क्या वो लाइसेंसी था? क्या जिसके नाम से था वही इस तमंचे को लहरा रहा था? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और पुणे हाईवे पर एक घटना हुई है और जिस तरीके से वीडियो में गाड़ी देखी जा रही है उस पर शिवसेना का जो सिंबल लगा हुआ है, अब ऐसे में क्या वो शिवसैनिक थे, इसका भी शिनाख्त करना इन लोगों के लिए, जिस तरीके से बताया गया कि जांच हो रही है, पुलिस की कई यंत्रणा इस पूरे मामले में लगी हुई है। जी पल्लवी। बिल्कुल मुरारी, तो इम्तियाज का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने खुद ये वीडियो बनाया है या फिर उनके पास भी कहीं और से ये वीडियो आया? किसी तरह की जानकारी दी है इम्तियाज जलील ने? देखिए, इम्तियाज जलील ने इस मामले में कोई सफाई तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए और शेयर करने के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे सवाल भी उठाए कि क्या इस खबर के बाद महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की नींद खुलेगी? क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर शिवसैनिक है तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में गंभीरता लेंगे और क्या मानेंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना तमंचा लहरा रही है? ऐसे तमाम तरीके के जो है कि जलील की तरफ से बयान था। हालांकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, और अब बीजेपी निशाना साध रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है मुरारी। लगातार शिव सैनिकों पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है और खासकर उद्धव ठाकरे को अब लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं है क्योंकि बीजेपी को घर बैठे एक मौका मिला है शिवसेना पर सीधा हमला करने के लिए। बीजेपी नेताओं का माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना का ये असली चेहरा है जो कैमरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर के बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो शिवसेना पर
सीधा आक्रामक हो गए हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे वीडियो को लेकर शिवसेना चुप्पी साधी है। जानकारी है कि शिवसेना उस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि क्या उस वाहन में शिव सैनिक थे, क्या पिस्तौल लहरा रहा जो शख्स था वो शिव सैनिक है, क्या शिवसेना के साथ में या मुख्यमंत्री के साथ में या उनकी पार्टी के साथ में या उनके संगठन के साथ इन लोगों का कोई संबंध है। इन सब चीजों का ऐसा माना जा रहा है कि इंतजार हो रहा है। जबकि संजय राउत की अगर बात करें तो समय समय पर अब जाने जाते हैं, लेकिन घंटे गुजर गए, अभी तक कोई स्टेटमेंट संजय राउत की तरफ से नहीं आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पुणे मुंबई हाईवे का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जो कि AIMIM सांसद इम्तियाज अली ने वायरल किया है और इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से कार से एक शिव सैनिक तमंचा लहरा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी के सहारनपुर में मान के मंदिर के निकट अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा किसानों के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में दर्जनों गांवों के किसान पहुंचे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 जनवरी को नगर देवबंद में जो परेड निकाली गई थी उसके लिए इनका धन्यवाद करने और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एक भी आंसू जाया नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान अब एकजुट होने की तैयारी कर चुका है। नुमाइंदे किसान एकता की तत्काल जो अन्नदाता रोड पर पड़े फार्मर एंड बोर्ड मिनिस्टर गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे बड़े भाई राकेश टिकैत जी के साथ हुआ वो बहुत सरकार द्वारा बनाया बुरा हुआ है और हम उनके साथ हैं, उनके सुख में हम उनके साथ हैं। क्या आप समर्थन देने जा रहे हैं उन्हें अपना? हाँ, हम समर्थन पूरा करेंगे और यहाँ की जो आज हमारे चाचा वीरेंद्र सिंह वो यहाँ के लिए रणनीति बनाएंगे, वहाँ गाजी बॉर्डर पर कब जाना है। मान की मंदिर पर कई गाँव की मीटिंग थी, कई गाँव के लोग थे और सभी जाति धर्म के लोग किसान थे यहाँ पर और मीटिंग की गई थी। 26 तारीख गणतंत्र दिवस को जो यहाँ परेड ट्रैक्टर परेड निकाली है उसका धन्यवाद और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है, क्या कहेंगे उस मामले में? राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, उसका जो आंसू निकले हैं एक तक आंसू जाया कोई गलत नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होने की तैयारी कर चुका है और आने वाली 6 फरवरी को किसानों के समर्थन में इसी मान की मंदिर पर 11 बजे लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होने जा रहा है और यही उसी दिन चैलेंज करेंगे, ऐलान करेंगे, कोई हमारे किसानों को दबाने का काम करेगा, पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ विनोद सैनी हमारे संवाददाता सहारनपुर से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज एक बैठक का आयोजन किया गया, बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान एक साथ इकट्ठे हुए और वहां बैठक आयोजित की गई है। विनोद जी, पल्लवी जी, आपको बताना चाहूंगा सहारनपुर के देवबंद में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह से किसान का जो आंदोलन है वो लगातार जो गहराता जा रहा है उसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में राकेश टिकैत पर जिस तरह से उनको रोने वाला जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसको देखते हुए किसानों ने लगातार मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसको लेकर सहारनपुर जगह जगह मीटिंगें आयोजित की जा रही है और ये जो किसानों का आंदोलन लगातार गहराता जा रहा है। जी बिल्कुल विनोद, आज की मीटिंग के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? क्या सहारनपुर से भी किसान अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे? जी बिल्कुल, किसानों की जो अगली रणनीति है उसमें बताना चाहूंगा, किसान जो है दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने को तैयार है और अधिक से अधिक संख्या में किसान जो है दिल्ली बॉर्डर की तरफ पहुंच भी रहे हैं और ये आंदोलन उनका जो किसान जो नेता है उनका कहना है कि ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि किसान बिल वापस नहीं लिए जाएंगे।
विनोद, आपसे हम जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। सहारनपुर के जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका इस कानून को लेकर क्या कुछ रवैया नजर आ रहा है? क्या वो इस कानून के समर्थन में है या फिर वो भी इस कानून का विरोध जता रहे हैं, जो वाकई में किसान हैं, छोटे किसान हैं? छोटे किसान की अगर बात करूंगा ना, छोटे किसान लगातार अपने खेतों में काम करते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जो बड़े तबके के और जो नेता टाइप के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इसमें जो अपनी नेतागिरी वो चमकाने में लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जी बोलिए विनोद। जबकि छोटा किसान अपने खेतों में ही काम करता दिखाई दो, अगर उनसे बात की जाए तो उनका कहना ये है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, क्या किसी तरह का डर उनके मन में भी है? जैसे कि बातें लगातार फैलाई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, उनकी जमीन अब उनकी नहीं रहेगी। क्या इस तरह का डर वहां के किसानों में नजर आ रहा है विनोद? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लोगों में तरह तरह के भ्रम है। जो शिक्षित वर्ग के जो किसान हैं उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों तरफ देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर थोड़ा बहुत नुकसान है तो उससे कई गुना फायदा भी है। इस तरह की लोगों में कई तरह के भ्रम पैदा हुए हैं। ठीक है विनोद, जो बड़े जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सोनी, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि सहारनपुर में भी आज एक बड़ी संख्या में किसानों का जो जमावड़ा था वो नजर आया। देवबंद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब बॉर्डर की ओर किसान वहां से भी कूच करेंगे और किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के जालौर जिले से रानीवाड़ा विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देवल एक महिला अधिकारी को अपशब्दों के साथ संबोधित करते हुए धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विधायक के प्रति लोग आक्रोश जता रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल जसवंतपुरा विकास अधिकारी सुनीता परिहार से नाराजगी जता रहे हैं। साथ ही पंचायत समिति के कर्मचारी को इशारा करते हुए धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि इनको समझा दो अन्यथा रगड़ दूंगा। इन शब्दों को लेकर विधायक के विरुद्ध समाज में आक्रोश का माहौल बन चुका है। दरअसल 28 जनवरी को जसवंतपुरा पंचायत समिति की पहली बैठक होनी थी। इस बैठक में वर्तमान में जनप्रतिनिधियों के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल होने आ गए। इस कारण विकास अधिकारी सुनीता परिहार ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए बैठक से बाहर निकाला था, लेकिन इस पर विधायक नारायण सिंह देवल नाराज हो गए और समर्थकों के साथ बाहर आ गए।
उन्होंने इसका गुस्सा विकास अधिकारी सुनीता पर उतारा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भवानी सिंह, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जालोर से विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कड़े शब्दों में एक महिला अधिकारी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है ये पूरा? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जसवंतपुरा पंचायत समिति है जहाँ पर पहली बैठक होने वाली थी पंचायत समिति की। वहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया था, विधायक महोदय वहाँ आए थे, लेकिन विधायक महोदय अपने रिश्तेदारों को साथ में लेकर आए उस बैठक में, तो उसका विरोध किया विकास अधिकारी ने। उन्होंने कहा वीडियो ने आप अपने रिश्तेदारों को अंदर नहीं ला सकते। उसको लेकर विधायक साहब तो भड़क गए, उनको गंदी भाषा का उपयोग किया, उन्होंने गाली गलौज की उनके ऊपर। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कुछ कहने को भी बताया उस वीडियो में। फिर अपना मतलब राजनीति चमकाने के लिए वो धरने पर भी बैठ गए और उन्होंने मांग भी रखी कि इस वीडियो को तुरंत हटाएं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो वीडियो है, जो महिला है वो दलित महिला है और इनके महिला के फेवर में भीम आर्मी ने एक मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिल्कुल एक चेतावनी जारी की है कि अगर विधायक दलित महिला अधिकारी से माफी नहीं मांगते हैं तो भीम आर्मी इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करेगी और कल बहुत बड़ा धरना होने वाला है। और वही मैं आपको बता दूं कि वीडियो संघ जो है अपने IDS संघ जो सोमवार को पूरे राजस्थान में धरने पर, सामूहिक धरने पर जाने वाला है। जी बिल्कुल, ये जानकारी आपने दी है भवानी, लेकिन हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या विधायक को लेकर जो महिला अधिकारी हैं उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई है? क्योंकि काफी ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। ऐसे में क्या महिला कर्मचारी ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई है? देखिए पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विधायक है अपने रहने वाले का, वो दबंग आदमी है और एक दलित महिला है। उनको कहीं ना कहीं कुछ अपने राजनीति बीजेपी की तरफ से प्रेशर भी उनके ऊपर डाला जा रहा है कि आप कोई मामला दर्ज ना करवाएं। लेकिन अब ये मामला महिला अधिकारी से निकलकर इनके भीम आर्मी तक चला गया और ये मामला पूरे राजस्थान की राजनीति गलियारों में भूचाल मचा रहा है। और उन्होंने जिस तरह से जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये विधायक को शोभा नहीं देता। पूरे राजस्थान में इसकी निंदा की जा रही है और इस अपने विधायक को माफी मांगने पर भी मजबूर किया जा रहा है। अब देखना ये है पल्लवी के, अगर ये माफी मांगते हैं तो मामला ठंडा हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अब कल की बात करें, देखिए कल निकाय निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले और इस तरफ से बीजेपी नेताओं का बयान आता है, एक सरकारी कर्मचारी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी विधायक के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बने रैन बसेरा अब कागजों पर नजर आने लगा है, जहां यात्रियों को रात्रिकालीन विश्राम के लिए प्रत्येक जिले और शहर में रैन बसेरे के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत है। लेकिन धरातल पर निर्माण न होने से अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड में आज भी फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मामला नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा नगर परिषद का है, जहां 3 वर्ष पूर्व रैन बसेरे के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद भी नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी द्वारा रैन बसेरा का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण लोग और यात्री परेशान होते हुए अभी भी दिखाई देते हैं। आलम यह है कि आज भी लोग मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ वहां से गुजरने वाले यात्रियों को फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नाम है आपका? कुलदीप। कहाँ के निवासी? तेंदुखेड़ा। यहाँ के रैन बसेरी की क्या समस्या है? रैन बसेरे ऐसा है कि अपना पहले बस स्टैंड पे बनाने के लिए राशि आई थी जो वो तो मतलब 3 साल पहले आई थी। उस रैन बसेरा का अभी नहीं वो पता है और मतलब स्टैंड का कुछ पता है। आगे ना रैन बसेरा की मतलब जो लोग हैं ठंड में गलगलाते घूमते हैं वो तो भटक ही रहे हैं। और जो नए साल में जो व्यवस्था दी गई थी, मंगल भवन में अस्थायी रूप से जो व्यवस्था दी गई है, रैन बसेरा बनाया गया, यहाँ पर क्या स्थिति? उधर की स्थिति ये है कि आप खुद देख रहे हैं, इधर लगाया तो बोर्ड लगाया गया है
और इधर ताला डाला है। ना इधर कोई है, ना इधर चौकीदार है, ना नगर परिषद का कोई जो है कर्मचारी वो भी नहीं है इधर। तो लोग ठंड में गड़गड़ाते जे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको, जो रैन बसेरा के लिए व्यवस्था दी गई है तो उधर नहीं है, लोग बाहर सो रहे हैं, अपना बिस्तर डाल के वो बाहर सो रहे हैं जगह जगह। क्या नाम है दादा? कहाँ के रहने वाले हो? मर्रान के। इतनी ठंड में आप फुटपाथ पे सो रहे हो, यहाँ पर कोई रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है क्या सोने के लिए? नहीं है। तो ठंड में इतनी आप बाहर सो रहे हो, क्या कैसा लगता है आपको ठंड में? अच्छा, रजाई ओढ़ के सोते हो तो काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। करना पड़ता है आपको? नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई यहाँ सोने की? खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र पराशर भोपाल से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे रैन बसेरों को लेकर प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं? जैसा कि आपने भी जिस तरह से खबर भेजी है और उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सिर्फ कागजों में ही रैन बसेरे सिमटते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा कि लगातार रैन बसेरा को लेकर जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे 25 सितंबर को यह योजना लागू हुई थी और कई सालों से ही इस योजना का उद्देश्य लोगों को, गरीब लोगों को खास तौर पर सर्दी के समय और अन्य समय पे जो बाहरी लोग आते रुकवाने की व्यवस्था थी। और कई यहाँ रैन बसेरा उपलब्ध थे जो मेन महानगरों में ये चालू की गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ रैन बसेरा के अलावा राम रोटी योजना की भी शुरुआत इसके तहत हुई थी। 5 रुपए में भरपेट गरीबों के लिए यह योजना के तहत उनको खाना मुहैया करवाना था, लेकिन कागजों में ही सिमटता इसलिए नजर आता है क्योंकि यात्री बाहर से आते हैं और रैन बसेरा योजना का लाभ नहीं ले पाते और कई बार प्रचार प्रसार नहीं होने के चलते भी रैन बसेरा केवल और केवल उन लोगों के लिए सार्थक साबित हो रहा है जो इस पर पलीता नजर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार जो रैन बसेरा के लोग हैं यहाँ पर वह केवल चहेतों और ऐसे लोगों को ही रैन बसेरा की मुहैया सुविधा करवा रहे हैं जो उनको मोटी रकम देते हैं। और कई जगह तो ऐसी योजना रैन बसेरा की बंद नजर आती है और कई जगह हमने पड़ताल की प्रदेश के कई शहरों में जानने की कोशिश की रैन बसेरा की हकीकत, जहां लोगों के लिए सर्दी का कहर है अभी वर्तमान में और बाहर से आने वाले यात्री गरीब मजदूर के लिए यह खासतौर पर इस योजना का यहाँ पर घोषणा हुई थी। और 2016 से अभी तक 5-7 साल होने के बावजूद भी रैन बसेरा योजना पर पलीता नजर उनके जिम्मेदार ही लगाते नजर आ रहे हैं क्योंकि रैन बसेरा में साफ है कि यहाँ रुकने वाले जो लोग होते हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं। उनके पास ना ही कुछ व्यवस्थाएं होती है, मजदूर की के लिए महानगरों में आते हैं और महानगरों में रैन बसेरा की सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कई रैन बसेरा बंद होने के बाद कुछ रैन बसेरा जो मुक्त तौर पर खुले हैं वहां पर भी भरे होने के चलते लंबे समय से लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ये भी देखने में आया तो उनको लाभ भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रैन बसेरों की स्थिति यहां पर खराब है। कागजों में ये सुविधा अब सिमटती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। एसएसपी ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं आगरा हाईवे पर कुंदरकी थाना इलाके में नानपुर की पुलिया के पास शनिवार सुबह कैंटर और बस की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों वाहनों के बाद तीसरा वाहन भी इनमें आकर टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ओवरटेक करने पर यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक एक निजी बस कुंदरकी से यात्रियों को लेकर मुरादाबाद जा रही थी। बस जैसे ही नानपुर पुलिया के पास पहुंची तभी सामने से आई कैंटर ने बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में कैंटर पलट गई जबकि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लोगों को उपचार के लिए कुंदरकी के सरकारी अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह और एसएसपी प्रभाकर समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ सर? ये अभी इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास
डीसीएम था उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने साइड मारा और बस की उससे ट्रक आ रहा था उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। सारी चीज़ों की अभी जांच की जा रही है क्योंकि इसमें मृतकों की संख्या लगभग 8 के आसपास है। प्राथमिक तौर पर हम लोगों के इलाज में और जो घायल सर कितने लोगों की मौत हो गई है लगभग? अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ से डेड बॉडी मिली वो 8 की। सर हादसे का कारण क्या रहा सर? अभी तो हम मौके पर अभी तो जाँच की जा रही है। आज जो है वो 8 बजे के आसपास जो मुरादाबाद से आगरा हाईवे है उस पर यहाँ से मुरादाबाद से 8 किलोमीटर पे एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें प्राइवेट बस जो बिलारी की तरफ से आ रही थी वो एक ट्रक और एक डीसीएम से उसकी जो है वो टक्कर हुई थी। उसमें जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 9-10 के ही आसपास लोग जो है वो घायल हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 9 लोग अब तक जो है घायल रिपोर्ट किए थे, जो वहाँ से भिजवाया गया था हम लोगों के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से। तो उनका उपचार कैसे हो रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे और इस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो इसमें उन्होंने जो मृतक के आश्रित हैं उनको जो है 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं और जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और हमको और एसएसपी साहब को निर्देशित किया गया था। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता वाजिद अली इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजिद अली, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, मुरादाबाद में जो कुछ भी हुआ है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी देखिए पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा मुरादाबाद जनपद के आगरा नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है जिसमें ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बस में बैठे दर्जन भर से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और रेस्क्यू वहां पर जारी उन लोगों ने किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक परिजनों को सहायक सहायता की 2 लाख रुपए की बात कही है और घायलों को 50,000 रुपए की बात कही है। बिल्कुल, और अब जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है वाजिद अली? क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर है? जी पल्लवी, बताना चाहूंगा जो घायल हैं जिसमें अभी 9 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज मुरादाबाद के जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस प्रशासन अभी भी उनकी देखरेख के लिए वहां पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और डॉक्टर अलर्ट कर दिए गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। बिल्कुल वाजिद, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि मुआवजे का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये हादसा किन कारणों से हुआ, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा ये हादसा सुबह बिल्कुल तड़के का है जिसमें अनियंत्रित बस ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये घने कोहरे के चलते ये सड़क हादसा हुआ जिसमें ये सब 10 लोगों की मृत्यु हुई और दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद अली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जमीनी रंजिश में 2 लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता और उसके भाई पर जानलेवा हमला किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता राकेश तिवारी को गले में गोली लगी है और उनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामला कोतवाली नगर के साहबगंज शोलापुरी मोहल्ले का है, जहां पर ये गोली मारी गई। खाली पड़े प्लाट पर कूड़े को डालने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के विकलांग अजय पांडे ने राकेश तिवारी को गोली मार दी। वहीं अजय पांडे के भाई ने राकेश तिवारी के भाई विक्कू तिवारी पर जानलेवा हमला भी किया। दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें राकेश तिवारी की हालत गंभीर होने की वजह से लखनऊ रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। पुलिस के अयोध्या क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार राय का कहना है कि आरोपी दोनों लोगों की तलाशी कर रही है, दोनों ही जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जमीन और कूड़े के विवाद को लेकर यह घटना घटी। वहीं जिला अस्पताल में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि